नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद जी, क्या हाल चाल। हम लोग लाइव हैं अभी। ओके जी, हम लोग लाइव। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आवाज थोड़ी ना बैठी बैठी हो जाती है जब पहली क्लास हम लोग लेते हैं ना। ओके चलो जी, लाइव आ गए। स्टेट लेजिस्लेचर का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, उसको आज करना है हमें खत्म। आज क्या तारीख है? आज है आई थिंक 7th है। 10 दिन और मैक्सिमम, 10 दिन और मैक्सिमम। उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे हमारी इंडियन पॉलिटी, देन वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी सेशन। ओके चलिए आ जाइए प्राउड सेशन में। सारे बच्चे आ जाओ। अब सैटरडे संडे मना के आते हो ना तुम लोग, तो तुम लोग एकदम खो जाते हो। शायद नेक्स्ट वीक से हम लोग सैटरडे ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हमने ऑफ किया हुआ है क्योंकि मेंस का बैच पैरेलली चल रहा है और 2-3 चीजों की और देखनी है, इसीलिए। गुड मॉर्निंग जी सभी को, गुड मॉर्निंग। ऋषिका, मयूरी, संजय, ठीक है, गुड मॉर्निंग। दीपक, वेलकम, आ जाओ। दोनों दिन प्रैक्टिस की, बहुत बढ़िया की। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जितनी अच्छे से करोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, आगे आगे एग्जाम, अभी तुमने सीजीएल का एग्जाम की प्रैक्टिस चली रही थी। नेक्स्ट बहुत सारे बच्चे सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं। नेक्स्ट देन बहुत सारे बच्चे सीपीयू का एग्जाम देंगे। देन बहुत सारे बच्चे स्टेनो का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो एग्जाम एकदम लाइन अप है। आप लोग तैयारी करते रहें, एग्जाम जो है लगातार आते रहेंगे। नहीं सर दोनों अच्छे तो प्रीवियस ईयर का किया है, ठीक है, हो रहे हैं ना सवाल। ठीक है, अभी एक ना जब लास्ट सेशन में नमस्ते जी वो स्टैटिक की पीडीएफ नहीं मिल रही है, जब भी आप टेलीग्राम में जाते हो, मान लो आप टेलीग्राम में सर्च किया, आपने टेलीग्राम में सर्च लगाया और वहाँ पे सर्च किया डी शर्मा 030, ये आपने सर्च किया। उसके बाद आपने स्क्रॉल मत किया करो, अब यहाँ पे जाना है और आपको फाइल्स में सर्च करना है। फाइल्स में एक जगह लिखी होगी फोटोज, तो फोटोज में जाओ और वहाँ पे देखो, वहाँ पे ना एग्जैक्ट आपको दिख जाएगी। स्क्रॉल करके देखो तो बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, तो ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब फाइल्स वाले फोल्डर में जाओ, फोटोज वाले में जाओ, डॉक्यूमेंट्स वाले में जाओ, वहाँ पे आपको अब तक मैंने जो जो पीडीएफ शेयर की होगी, जो जो टेलीग्राम पे शेयर किया होगा, सारा वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप सर्च करना, तब जाके फायदा होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। स्टेट लेजिस्लेचर, ये स्टेट लेजिस्लेचर क्या बीमारी आ गई सर? देखो बीमारी क्या है, जब भी हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, मैंने उस दिन भी शुरुआत की थी कि हमारे देश के अंदर सेंटर और स्टेट ये एक दूसरे के पैरेलल चलने वाली सरकारें हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पैरेलल में यहाँ पे लेके चलते हैं कि यहाँ पे अपना प्रेसिडेंट होगा, सेम उसी कंडीशन पे हमारा गवर्नर होगा। यहाँ पर हम कहते हैं पीएम होता है, सेम कंडीशन पर यहाँ सीएम होता है। हम कहते हैं यहाँ पे लोकसभा है, हम कहेंगे यहाँ पर राज्य की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको विधानसभा हम लोग बोलते हैं, विधानसभा। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है राज्यसभा, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे होता है LSLC यानी विधान परिषद होता है। सर न्यू टॉपिक क्या है? आज स्टेट लेजिस्लेचर है, विधान परिषद। ठीक है, यहाँ पर होता है अटॉर्नी जनरल और यहाँ पे क्या होता है? एडवोकेट जनरल। ये कुछ चीजें हैं जो हमें डिफरेंशिएट करने में मदद करती हैं। अच्छा, जब ऐसे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ कि यार पैरेलल में चलता है तो एक चीज ध्यान रखना, मैं जब सुप्रीम कोर्ट बोलता हूँ, हाई कोर्ट बोलता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलता हूँ, इनका ना इन सरकारों से लेना देना नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। आप इसको ऐसे नहीं बांटना कि सुप्रीम कोर्ट फॉर सेंटर है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर लोकल बॉडीज और एनीथिंग एल्स। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका कोई लेना देना नहीं किसके साथ, इसका कोई लेना देना नहीं सरकार के साथ, ये हमेशा अलग। आर्ट एंड कल्चर पढ़ाओगे ना? हाँ पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो तुम, सब पढ़ाऊंगा। बस तुम पढ़ने वाले बनो और मैं पढ़ाने वाला बनूं और एकदम पेलम पेल रखेंगे, पूरा टाइम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की ना मुझे कुछ हैट्स मिली, डेडिकेटेड योर हैट्स, मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, मैं उसका स्क्रीनशॉट अब शेयर करने की सोच रहा था बट मैं भूल गया, थोड़ा मैं लेट हो गया था। चलो अब सुनो, तो हमेशा इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने सुना है कैग, ये कैग ना सेंटर के लिए भी सेम आदमी है और स्टेट के लिए भी सेम आदमी है, तो इसको ज्यादा नहीं छेड़ना है, इसको हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखो ये सारे लोग ना अपना काम अलग अलग जानते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सेंटर अलग करता है, स्टेट काम अलग करता है, बस इनमें दिक्कत क्या आती है? सेंटर हमेशा काम यूनियन लिस्ट के ऊपर करता है। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे पास में 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है यूनियन लिस्ट, यानी जिसको हम केंद्र की लिस्ट बोलते हैं, ये केंद्र काम करता है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर केंद्र काम करता है। फिर एक होती है स्टेट की लिस्ट, जिसपे राज्य काम करता है, यानी राज्य के अंदर जो जो चीजें मेंशन है वो इसके ऊपर काम करेगा। और एक होती है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? जिसपे ये दोनों लोग काम करें। इन लोगों ने सोच लिया कि हम दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, तो 3 लिस्टों के ऊपर लोग काम करते हैं। अब सेंटर जिसपे भी रूल बनाएगा, जिसपे भी लॉ बनाएगा, वो यूनियन लिस्ट के अंदर होना चाहिए। राज्य उन पे सब चीजों पे काम करेगा जो राज्य की लिस्ट के अंदर होना चाहिए, और जो चीज बच जाती है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है। इसके अलावा कोई चीज बचती है क्या? हाँ या ना? इसके अलावा कोई चीज बचती है क्या जो कोई काम करना चाहे कि यार मेरा तो ये वाला काम रह गया? ऐसा कोई लिस्ट बची नहीं है ना? अरे हाँ ना, सब जिंदा हो जाओ, सुबह सुबह सब जिंदा हो जाओ, नहीं बची। तो एक वर्ड हम पढ़ते हैं रेजिडरी लिस्ट, रेजिडरी पावर्स, ऐसा कोई वर्ड हम लोगों ने आज तक पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है? रेजिडरी पावर या रेजिडरी लिस्ट या रेजिडरी ऑब्जेक्ट, जो बच जाए, जो किसी लिस्ट में ना हो, इसके ऊपर पार्लियामेंट अपना काम करती है। अब बात ठीक समझ में आई?
कि इन लिस्ट के अलावा भी कुछ चीजें बचने की उम्मीद रहती है, तो वो इनके अंडर कवर करेगा, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में गवर्नर शुरू कर दिया था, तो सबसे पहले हम गवर्नर से ही स्टार्ट करेंगे। तो एक बार बैकग्राउंड सबसे ज्यादा जरूरी है। कहाँ गया हमारा गवर्नर? हाँ जी गवर्नर साहब, मनी बिल यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमें गवर्नर के कुछ आर्टिकल याद करने हैं। देखो सबसे पहले हम कहते हैं हमारे देश के अंदर एक राज्यपाल तो होता ही है। आर्टिकल नंबर 153 कहता है देश के अंदर राज्यपाल। पैरेलल में लिखो हमारे देश के अंदर एक राष्ट्रपति होता है, 52 सही बात है। अगर मैं कहूं हमारे राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां होती हैं तो हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 53, और यहाँ पे क्या आता है आर्टिकल नंबर 154। यानी जो भी मेरा राष्ट्रपति का आर्टिकल होगा अगर उसमें मैं एक एक ऊपर कर दूं तो गवर्नर के आर्टिकल में फिट हो रहा है, सही है। 52 में राष्ट्रपति है, 153 में गवर्नर है, 53 में कार्यपालिक शक्तियां हैं, इसकी 4 में होती है, सही बात। अब यहाँ पे 155 आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, लेकिन हमारे यहाँ तो अपॉइंटमेंट का सीन नहीं है, तो हम कहेंगे हमारे यहाँ पे आता है इलेक्शन। तो यहाँ पे 54 में क्या आ गया, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सही बात। आगे आ जाओ, फिर आता है टर्म ऑफ गवर्नर। अब टर्म ऑफ गवर्नर यहाँ पे भी 56 के अंदर टर्म ऑफ गवर्नर आता है, तो ये वाला फिट बैठ रहा है, यानी टर्म ऑफ गवर्नमेंट वाला फिट है, इसके ऊपर वाला एक एक बढ़ा के देना है, सही बात। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्वालिफिकेशन कंडीशन छोड़ देते हैं। 159 हमारे यहाँ पर एक प्लस हो गया, आर्टिकल नंबर होगा 60, जहां पे हम लोग खाते हैं शपथ, यहाँ पे 159 में खाएगा। 160 में डिस्चार्ज द फंक्शन सर्टेन छोड़ दो। 61 में वन पार्डन पावर, क्षमा करने की शक्तियां, हमारे पास आर्टिकल नंबर 72 में आता है क्षमा करने की शक्तियां। थोड़ा ध्यान से सुनते रहना, मैं भी पूछूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव छोड़ दो, काउंसिल एड एंड एडवाइस। अब ये वाला पॉइंट मुझे अच्छे से करना है, थोड़ा पहले ऊपर वाले पॉइंट दोबारा देख लो। 153 में गवर्नर होता है, 154 में एग्जीक्यूटिव पावर होती है, टर्म ऑफ ऑफिस 156 से अपना 56 सेम है, 159 में शपथ है, 161 में पार्डन पावर है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना शपथ ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल में है। ऑप्शन में है 159, 160, 161, 162। आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, बाकी सब लोग जागो जागो ग्राहक जागो। ओथ, अच्छा ऐसे याद करो, ओथ जो है प्रेसिडेंट की हमने किस आर्टिकल में पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 सेम, उसका एक कम करना था 159, एक कम करना था 159, ठीक है। इतनी सी बात याद रख लोगे कि जब राज्यपाल शपथ लेता है 159 में लेगा, और ओथ जो है राष्ट्रपति लेता है वो 160 में लेता है। वही मैं कहूं अगर मेरी क्षमा करने की शक्तियां गवर्नर की होंगी तो 161 होगा, वही मेरी राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियां होंगी तो आर्टिकल नंबर 72 होगा। अब एक चीज याद रखते हैं सर, हम कहते हैं कि गवर्नर और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियों में कोई अंतर है क्या। मैंने कहा ये राष्ट्रपति है, तो भाई राष्ट्रपति के पास कुछ पावर ज्यादा होंगी, ये गवर्नर है इसके पास भी पावर तो होंगी, क्योंकि इनको एक इम्यूनिटी, अच्छा इन दोनों को इम्यूनिटी दी गई है कि नॉर्मल केसेस में इनको ट्रीट नहीं किया जाएगा। वो आर्टिकल कौन सा है, एक वर्ड हमने पढ़ा था जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, मैंने कहा राज्यपाल और गवर्नर को कुछ इम्यूनिटी दी जाती है कि यार तुम लोग ना थोड़ा सबसे बच के रहोगे, तो सबसे बच के रहोगे, तो ऐसी इम्यूनिटी किस आर्टिकल के अंदर होगी, आर्टिकल नंबर, अरे जाग जाओ, 361। ये हमने कहां पढ़ा था, जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था ना, जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था वो हमने इक्वालिटी के ऊपर बात की थी, तब मैंने इस आर्टिकल के बारे में जिक्र किया था। कुछ याद आया, ले जाओ है ना, वो वाला काम हो रहा है। तो इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा कि इन दोनों के पास क्षमा करने की शक्तियां हैं। सर आर्टिकल के लिए क्लास भी लोगे क्या, सब लूंगा सौरभ। पहले हम लोग थ्योरेटिकल चीजें कंप्लीट करेंगे, लास्ट में एक आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, पार्ट्स, बोरोड, शेड्यूल, सब के ऊपर क्लास करेंगे। हमने कहा राष्ट्रपति और गवर्नर, मैंने कहा क्षमा करने की शक्ति दोनों के पास बराबर है। एक जो अलग चीज है वो आता है डेथ सेंटेंस, किसी को अगर फांसी की सजा है एक तो ये, और दूसरा आता है मार्शल लॉ, ये आ गया सेकंड नंबर पे। तो मुझे ये चीज डेथ सेंटेंस और मार्शल लॉ, ये दो हैं जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता था, लेकिन आज की डेट में गवर्नर अलाउ, ठीक है, गवर्नर अलाउ ऑल पार्डन, जितने भी क्षमा करने की शक्तियां हैं, जितने भी क्षमा करने की शक्तियां हैं वो सारी की सारी किसके पास है, राज्यपाल के पास हैं, एक्सेप्शन, लेकिन कौन सी नहीं है, मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ होता क्या, ये मार्शल लॉ को हम ऐसे बोल सकते हैं आर्मी का लॉ लगाओ, जहां आर्मी का जहां पे लॉ लगा हो वहां पर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। बाकी जितनी भी सजा है, सजा का लेवल कम करना, सजा का तरीका बदलना, साल कम करना, आजादी देना, ये सब राज्यपाल के हाथ में ताकत है, सिवाय मार्शल लॉ के। ठीक बात। अब मुझे उस आर्टिकल के बारे में बताना कि जहां पर मार्शल लॉ लगा होगा वहां पे फंडामेंटल राइट्स नहीं लगेंगे, जहां पर मार्शल लॉ वैलिड है वहां पर फंडामेंटल राइट्स नॉट वैलिड कर देंगे। ये किस आर्टिकल में है बताओ। इतनी जबरदस्त मेहनत हमने इन टॉपिक्स में कर रखी है और तुम्हारा जो है आंसर्स टाए टाए फिश। चलो मैं भी उम्मीद कर रहा हूं तुम आंसर दोगे, मैं 2 मिनट वेट ही करता हूं। समीर, राहुल, ऋषिका, आंसर करो बेटा।
मार्शल लॉ जहां पे लगा होता है वहां पर मौलिक अधिकार नहीं लगता या वैलिड नहीं हो पाता। कौन सा आर्टिकल? यार पॉलिटी मुश्किल लगने लग गई क्या? शुरू में तो तुम बहुत भावुक हो गए थे, सर करा दो सर, अरे जी लेंगे सर, हम जी लेंगे। अब क्या हो गया? 33, बहुत बढ़िया, एक का आंसर आ गया। आर्टिकल नंबर 34 होगा। अब वो 33 क्यों नहीं होगा? 33 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 33 में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पैरामिलिट्री के फोर्सेस के मौलिक अधिकारों को बांधना पड़े तो आर्टिकल 33 होता है, लेकिन जहां पर मार्शल लॉ होता है वहां पर फंडामेंटल राइट रुक जाता है 34 में। भाई मुश्किल लगने लगी क्या पॉलिटी धीरे धीरे? नहीं, एक बार अब सब लोग अपने नाम के सामने पी लिखो जरा, कौन कौन क्लास में, मुझे पता चलता रहे, वरना तुम चुपचाप पूरी क्लास में बैठे रहते। पी लिखना। रिटेन नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। बच्चे तो ठीक ठाक बैठे हैं क्लास में, क्योंकि तुम लोग सर आई एम न्यू कमर इन द बैच सो डिडंट वॉच द होल लेक्चर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज वैसे भी नया टॉपिक है तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लास में बच्चे तो हैं, लेकिन तुम लोग जवाब इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम एक कमी। देखो मैं हमेशा ना एक चीज बोलता हूँ, आगे दौड़ और पीछे छोड़। अगर इस प्रोसेस में हम लोग काम करेंगे तो वी विल नॉट गेट द रिजल्ट, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लोग मैं पहले 1.5 घंटे क्लास कर रहा था, वो मैंने 1 घंटा इसीलिए की क्योंकि अपना 1 घंटे में भी इतना कंटेंट हो जाता है कि अगर तुम ईमानदारी सच्चे दिल से उसको पढ़ोगे तो पूरी कायनात साथ नहीं देगी जब तक उसको 3-4 बार नहीं पढ़ोगे। तो कायनात को भी साथ लाने के लिए 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और एक बार तुम जीएस को अच्छे से तैयार कर लोगे ना यार, वो धरोहर है जो तुम्हें नंबर देगी देगी। लेकिन तुमने इसको अगर अभी ढीला छोड़ दिया तो ये धरोहर बनेगी ही नहीं, ये सारा टाइम दूसरों का गहना नजर आएगा तुम्हें। तो इसको अपना गहना तभी बना पाओगे जब मेहनत करोगे। मेहनत देखो, तुम हमेशा ना, मैं अभी कहता हूँ, तुम नोट्स बना रहे थे नहीं बना रहे थे, अपना टू डू लिस्ट डेली बनाओ। मुझे आज डेली उठ के ये काम करना है, इतना इतना काम करना है, ऐसे ऐसे करना है। प्लीज मेक इट। लाइफ को तुम्हें सिस्टमेटिक वे में चलाना होगा। अगर तुम उस लाइफ को डिसिप्लिन सिस्टमेटिक वे में नहीं चलाओगे, सर कितना ही जोर लगा लो, कितना ही वो कर लो, फायदा नहीं होने वाला। प्लीज मान लो मेरी बात, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करो। अभी तो जस्ट पहला ही मॉड्यूल चल रहा है, उसके बाद जैसे जैसे ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, बायो होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, भर जाएगा सिलेबस। तो इनको थोड़ा सा रिकॉल में रखो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। फिर आता है हम लोगों के पास 34। फिर से बताऊं, देखो ऐसे था, अगर थोड़ा सा तुम लोग याद कर पा रहे, मैंने कहा था आर्टिकल नंबर 33 ये कहता था कि जितने भी फोर्सेस के लोग हैं, अब ये कहेंगे कि हमारे पास आजादी है बोलने की, एक्सप्रेशन देने की, अपनी सारी बातें सुनाने की। तो ऐसे में गवर्नमेंट ये कहता है कि भाई जो फोर्सेस है ना, उनके मौलिक अधिकारों को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। मतलब तुम्हें ये सारी आजादी नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है? तो तुम लोगों से इस अधिकारों को थोड़ा सा छीना जा सकता है और तुम इसके लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। उसके बाद सेम बात बोली गई आर्टिकल नंबर 34 में। अब 34 में ये बोला गया कि जहां पर मार्शल लॉ लगा रखा, मान लो कोई स्टेट है, वहां पर मार्शल ने अपना लॉ लगा रखा, आर्मी का लॉ लगा हुआ है कि आप घर से बाहर निकलोगे, ये नहीं करोगे। तो वहां पे आदमी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास अपने फंडामेंटल राइट्स है, मैं तो चला बाहर, मैं तितली बन के उड़ा उड़ा। तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाता है, वहां पे वैलिड नहीं रहेंगे। वहां पे कुछ समय के लिए जब मार्शल लॉ लगा तो फंडामेंटल राइट्स को रोक देंगे कि भाई अभी यहाँ पे आर्मी का लॉ लगा फॉर नेशनल सिक्योरिटीज, तो आप लोग आगे मत बढ़ो। बस ये तो था पॉइंट, ठीक है? अब आते हैं सर हम लोग 163 को हम कैसे ले सकते हैं? आर्टिकल नंबर 74 की तरफ ले सकते हैं। 74 में क्या था, थोड़ा सा याद करो। यहाँ पे मैंने कहा था काउंसिल जो है एडवाइस करेगा, एड करेगा राष्ट्रपति को। यहाँ पे भी तो यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड करेंगे, एडवाइस करेंगे गवर्नर को। सेम हुआ। आर्टिकल नंबर 164 क्या कहता है कि जितने लोग हैं उन सबकी अपॉइंटमेंट सैलरी वो अपॉइंट दी जाएगी। 165 क्या है? एडवोकेट जनरल है। और 167 क्या ड्यूटी है? सीएम की सारी बातों को शेयर करना। इधर समझते सर, आर्टिकल नंबर 163 ये बराबर है आर्टिकल नंबर 74 के। इन दोनों आर्टिकल याद करने की कोशिश करो। हमने कहा था यहाँ पे काउंसिल जो होगा, जो हमारे मंत्रिमंडल होंगे, काउंसिल का ये एड और एडवाइस करना ड्यूटी है किसको? सर या तो अगर हम केंद्र की बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट होगा, और अगर राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो गवर्नर होगा। ये एग्जैक्टली सेम है जो पहले पढ़ा था। उसके बाद आर्टिकल नंबर 164 क्या कहता है? 164 बराबर है आर्टिकल नंबर 75 के। इसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यहाँ पर पीएम प्लस अदर मेंबर्स की नियुक्ति हमारा प्रेसिडेंट करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है सीएम और अदर्स मेंबर की नियुक्ति ऊपर प्रेसिडेंट करेगा और नीचे गवर्नर करेगा। यहीं पर हमने एक एडिशनल पॉइंट पढ़ा था आर्टिकल नंबर 75 के अंदर कि आदमी जो है कलेक्टिवली अगर रिस्पॉन्सिबल होगा तो टू हिज हाउस होगा, और अगर इंडिविजुअल आदमी होगा कोई तो किसको जवाबदेही होगा? वो राष्ट्रपति को जवाबदेही होगा। ये पढ़ा था हमने पार्लियामेंट के अंदर। एग्जैक्ट पोजीशन फिर से ले आओ। अगर किसी सदन के सारे मेंबर इकट्ठा हैं तो वो अपने ही सदन यानी विधानसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे। वही मैं ये कहूं कि अगर किसी सदन का इंडिविजुअल मेंबर है तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? वो राज्यपाल को रिस्पॉन्सिबल है। बोलो जी, ये बात समझ में आ गई? आ गया सर। आर्टिकल नंबर 165 इस बराबर है आर्टिकल नंबर 76 के। हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल है। कौन होता है अटॉर्नी जनरल? मैंने पहले भी बताया था, अटॉर्नी जनरल जो है देश का पहला कानून अफसर माना जाता है। ये केंद्र के सारे केसेस को देखता है कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगेगा कैसे लगेगा मैं देख लूंगा।
सेम 165 किसी राज्य के अंदर राज्य के सारे केसेस संभालने के लिए एक जर्नल होता है जिसको बोलते हैं हम एडवोकेट जर्नल। बोलो जी, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सरकार है, ये सेंटर की गवर्नमेंट है, इसके ऊपर तुम जो भी आरोप लगा लो, ये अपना एक लीगल एडवाइजर रखता है, उसी लीगल एडवाइजर को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ऐसे ही केंद्र की बात करें तो राज्य के पास भी एक सरकारी वकील होता है जो इसके सारे केसेस को देखता है, उसी को हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? अब आगे आ जाओ सर। आर्टिकल नंबर 167 इज इक्वल टू आर्टिकल नंबर 78। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पीएम और सीएम का ये कर्तव्य होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, वो अपने सीएम या अपने प्रेसिडेंट या गवर्नर को देकर आए। ये बात आर्टिकल नंबर 167 में। बोलो जी, सारी बात एकदम क्लियर? 163 इज इक्वल टू 74, 164 is equal to 75, 165 is equal to 76 and 167 is equal to 78। ये सारे आर्टिकल याद कर लो। ये एक तरफ ऊपर वाला जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये पार्लियामेंट है। बोलो भाई, क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? सारे बच्चे फटाफट थम्स अप करके बताया करो सर डाउट नहीं है। ठीक है, जब भी कोई डाउट आएगा तभी के तभी रिजॉल्व करने में मुझे भी आसान है और तुम्हें भी आसान है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आएगा। अब हमने आर्टिकल्स देख लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारे सेशंस के बारे में। देखते जी क्या कहता है। अब अभी तक हम गवर्नर के बारे में, यार 89 करके ना सारे नहीं सेट होते। मैं 89 करके करना भी चाहूँ ना, सारे के सारे सेट नहीं होते। मैंने देख लिया ये वाले ट्रिक, पर सारे के सारे सेट नहीं होते, इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे ही बता दूं। अब इधर देखो, असेंट टू बिल, यहां पे आना। अब ना तुम मुझे आंसर दोगे, मैं तुम्हें आंसर नहीं दूंगा, तुम मुझे आंसर दोगे। असेंट टू बिल, हमने ये आर्टिकल पढ़ा था जब प्रेसिडेंट वाला, कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को साइन कर सकता है। कैसे साइन करता है? आर्टिकल नंबर 111, याद करो, याद आए कुछ? सही। नेक्स्ट, बिल रिजर्व फॉर गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपको ना एडिशनल याद करना पड़ेगा, मैं इसके बारे में भी बात भी करूंगा एक सेकंड। आर्टिकल नंबर 213, ये किसके बराबर है? आर्टिकल नंबर 123। ऑर्डिनेंस पावर सब लोगों ने याद किया हुआ है। व्हाट इज ऑर्डिनेंस पावर? ऑर्डिनेंस का अध्यादेश जारी करना। कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर के बारे में। बस अब गवर्नर याद करते चलो, पैरेलल में इसी को प्रेसिडेंट से साथ कंपेयर करते चलो। गवर्नर जो होता है या प्रेसिडेंट जो होता है, ये अपने स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। यही बात हमने राष्ट्रपति में पढ़ी थी कि राष्ट्रपति संवैधानिक हिसाब से अपने पूरे कंट्री का हेड होता है। सही बात। जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है वो डी जोर है। मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, डी जोर। डी जोर का मतलब झूठा, सिर्फ नाम के लिए। जो आदमी सिर्फ नाम के लिए हेड बना होगा उसको डी जोर या नॉमिनल कहेंगे। तो प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर नाम के लिए राजा है, वैसे राजा नहीं है। इनको हम क्या कहते हैं? टिटुलर, नॉमिनल फिगर, या जो मैंने एक वर्ड तुम्हें सिखाया था, रबर स्टैम्प। ये बस रबड़ के गुड्डे हैं, जो कह देंगे वो कर देंगे। ये हो गया। अगली बात, अपॉइंटमेंट। गवर्नर जो है वो स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। हमेशा वर्ड याद रखना, अपॉइंटेड होगा, नॉट इलेक्टेड। जब मुझसे ऐसे पूछा था राष्ट्रपति अपॉइंटेड होता है इलेक्टेड होता है, आंसर देना। राष्ट्रपति अपॉइंटेड होता है या इलेक्टेड होता है? इलेक्टेड होता है। बाकी किसी को कोई डाउट? इलेक्टेड होता है। कैसे? इलेक्टोरल को वर्ड जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था? इलेक्टोरल। मुझे लगा था कि राष्ट्रपति जब चुना जाता है तो वो अपनी इलेक्टोरल कॉलेज से चुना जाता है। और कौन लोग चुनते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के, इन सब लोगों के सिर्फ चुने हुए लोग चुनते हैं। उसे हम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये हम लोगों को याद है बहुत अच्छे से। आगे आइएगा। अब आता है शपथ। तो ये शपथ की जब हम बात करते हैं, गवर्नर को इज एडमिनिस्टर्ड बाय CGH ऑफ एनी हाई कोर्ट। जब मैं सेम प्रेसिडेंट के बारे में बात करता हूँ, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? भाई प्रेसिडेंट सेंटर का मामला है तो इसको शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। ऐसे ही अगर मैं ऑथ ऑफ गवर्नर के बारे में बात करूं, जो आदमी इसको शपथ दिलवाएगा वो किसी भी हाई कोर्ट का क्या होगा? चीफ जस्टिस होगा। किसी भी हाई कोर्ट का किसी का मतलब जिस राज्य में चुना जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर देना, ये लिख देता हूं। गवर्नर कैन बी मेड गवर्नर। एक राज्यपाल को राज्यपाल बनाया जा सकता है। कितनी स्टेट का? हाउ मैनी स्टेट? अब ध्यान से सुनना आंसर। 2, 3, 1, नो लिमिट। आंसर क्या दे के आओगे? आंसर क्या दे के आओगे? 2, 3, 1 या नो लिमिट? 4 के लिए। अच्छा, एक और ऑप्शन ले लो, 4। आंसर लगाना। देखो, हमेशा याद रखना, हमने 7th एक अमेंडमेंट पढ़ा है, जिस अमेंडमेंट में वर्ड के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया गया है कि गवर्नर कैन मेड अ गवर्नर फॉर मोर देन 2 स्टेट्स, 2 राज्यों से ज्यादा, लेकिन मेंशन नहीं कितने राज्यों से ज्यादा, 2 से ज्यादा कितने, तो देयर इज नो लिमिट। अच्छा, आप में सब लोगों ने कल एक मैंने मैराथन करवाई है अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल पे, आप लोगों ने देखी है? पॉलिटी की मैराथन करवाई, कितने लोगों ने नहीं देखी?
तो शांति से जाके एक बार उसको 2x पे लगाना और सारी की सारी पीडीएफ देख लेना, उसको 2x पे लगाना और सारी की सारी देख लेना। लगभग 150-200 क्वेश्चन करवा रखे मैंने, पूरी पॉलिटी का निचोड़ है, उसको पढ़ना, तुम्हें आइडिया लगेगा तुमने जो पढ़ा है क्या हम देख सकते हैं। बहुत बढ़िया किया। चैनल नेम ही नहीं, तुम्हें अनअकैडमी का इंद्रधनुष चैनल पता नहीं, तुम सिर्फ इसी पे हो। अच्छा दूसरी चीज, मैंने अपने चैनल पे अब वीडियो डालना शुरू करूंगा, तो सारे बच्चे जो है मैं टेलीग्राम पे ही चैनल का लिंक डालूंगा, सब्सक्राइब कर लेना। अब वहां पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है एकदम बैक टू बैक मेरे चैनल पे। यार पार्लियामेंट का टेस्ट इसलिए नहीं हुआ, कल शाम की लगी थी क्लास और कल मैं मैराथन लेके थक गया था क्योंकि गले की बच गई थी बैंड, अभी भी दवाइयां लेके काम चल रहा, इसलिए मैंने छोड़ दी वो। आज करवा दे पार्लियामेंट का टेस्ट तुम्हारा, आज करवा देते हैं। आओ नेक्स्ट आओ। आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 167 भाग 6 में संविधान के अंदर हमें पता चलता है स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। देखो क्या नाम है चैनल का, चैनल का नाम है जीएस विद दीपक सर, जीएस विद दीपक सर, इसको ढूंढ लेना, इसमें सब्सक्राइब कर लेना, मैं वीडियो डालना शुरू करूंगा। देखो जी, अब एक चीज हम समझते हैं, एक होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका, और एक होता है राज्य की कार्यपालिका। इन दोनों को समझ लो ध्यान से। देखो मैं ये कह रहा हूं कि यूनियन की कार्यपालिका मतलब है पीएम, हमने बराबर में लिखा सीएम, मैंने लिखा यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं है, यहाँ पे लिखा मैंने प्रेसिडेंट, तो सेम पोजीशन पे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया गवर्नर। फिर हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कितने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकते बताना मुझे, यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गया। मंत्रिमंडल कितने परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकते, यहाँ पे आएगा अटॉर्नी जनरल, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एडवोकेट जनरल। ये दोनों को याद रख लोगे। ये बना हमारा स्टेट की एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ऐसे ही ये संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका। अब ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेवर बी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 15% जो भी टोटल स्ट्रेंथ होगी सदन की उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये होता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ। भाई तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों? अब आ गया, ये काउंसिल हमने देख लिया क्या क्या चीज है। गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन वही मैं सीएम के बारे में बात करूं, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का हेड कोई होता है तो सीएम होता है। सीएम को हम क्या बोल सकते हैं, सीएम को बोल सकते हैं डी फैक्टो, रियल का हेड, इसको हम क्या कहते हैं, रियल हेड कहते हैं। ये भी हम लोग याद रख लेंगे। आगे आ जाओ। अगर गवर्नर फॉर मोर देन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बताया गया है 1956 में, एक आदमी एक से ज्यादा राज्यों के लिए राज्यपाल बन सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो राज्यपाल बनने जा रहा है तो शपथ कौन दिलवाएगा? सर शपथ दिलवाने का मामला हम किसी भी राज्य के राज्यपाल को सौंप देंगे जिसका वो राज्यपाल बन रहा है। ठीक, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ही इज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट एंड सील, एंड अपने हैंड और सील के उससे कहता है भैया तू चुना गया गवर्नर। गवर्नर की जब हमने कल बात भी करी थी, तो हम जो है वो कैनेडियन मॉडल पे काम करते हैं। हम किस मॉडल पे काम करते हैं? कैनेडियन मॉडल पे। हम अमेरिकन मॉडल पे काम नहीं करते। अमेरिकन मॉडल पे राज्यपाल जो है वो डायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इनडायरेक्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगली बात, क्वालिफिकेशन क्या है? देश का नागरिक होगा, he have should not completed the 35 years of age। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मैं कहीं तुम्हें कहूं कि कोई आदमी देश का नागरिक होना चाहिए, तो यहाँ पे ना नॉट बाय बर्थ होता है, नॉट बाय बर्थ, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ना बाई सर्टिफिकेट के थ्रू। मतलब अगर कोई देश का नागरिक बनता है, वो देश में 7 साल रह लिया या बर्थ के हिसाब से नहीं है और कोई तरीके से बना है, तब भी वो वैलिड होगा। क्योंकि हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि नागरिक बाय बर्थ, यहीं पैदा हुआ आदमी ही बनेगा, बस यहाँ पे लिखा देश का नागरिक होना चाहिए। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? बात समझ में आई? मैंने क्या बोल दिया? मैंने ये बोल दिया कि जो देश का बंदा होगा ना वो सिटीजन होना चाहिए, बात खत्म। चाहे वो सर्टिफिकेट के थ्रू आया हो या एंग्लो इंडियन के थ्रू आया हो या कोई और प्रोसेस के थ्रू आया हो, बस वो देश का नागरिक होना चाहिए। 35 साल कम से कम उम्र हो और उस सेम राज्य का ही बंदा ना हो जहां पर, उस सेम नागरिक का बंदा ना हो जहां पर वो गवर्नर बनने जा रहा है, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखे, ठीक है। और सीएम से सलाह ले ली जाती है, भाई ऐसा ऐसा बंदा है, और राष्ट्रपति जो है कैबिनेट से सलाह ले लेता है, ऐसे बंदे को अपॉइंट कर रहा है। अब एक चीज बताओ, क्या राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर होती है किसी बंदे को गवर्नर अपनाने की या बनाने की? डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। अच्छा हमेशा याद रखना, पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है, पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है भाई इस आदमी को ले। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, रबर स्टैंप है। जब तक पॉलिटिक्स, देखो तुमने देखा होगा जब भी कोई सरकार बनती है तो बहुत सारे राज्यपाल का ना फेरबदल होता है कि राज्यपाल हटा दिया गया, इसको भगा दिया गया, इसको ये कर दिया गया। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वो लगाती है जोर कि इसको हटा दे, इसको लगा दे, इसको हटा दे, इसको लगा दे। तो प्रेसिडेंट लगाता तो है उसको हटाने में, बल्कि इसका योगदान अच्छा खासा है, लेकिन सब वही है, बैक से आ रहा है, पीछे से निकल के आ रहा है, भैया सुनो इसे लगा दो, भैया इसे हटा दो, तो वो वैसा वाला प्रोसेस। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब आता है तनख्वाहें। तनख्वाहें जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है भैया कितनी तनख्वाह देनी है। टर्म जो होता है, मैंने फिर कल भी लिखा था प्लेजर, लेकिन ये 5 ईयर्स ही मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद रिमूवल कैसे करेंगे? राष्ट्रपति का जब मन आएगा तब हटा देंगे, कोई फिक्स्ड टर्म यहाँ पे ऑफिस का नहीं दिखाई देता। लेकिन 5 साल वाला मैंने उस दिन भी नहीं देखा, मैं दोबारा देखूंगा। रेजिग्नेशन आएगा, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति देकर चला जाएगा। मैंने क्या बोला? ये राज्यपाल है, राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करेगा, ये अपॉइंट कर दिया। अब बात आई जाने की, चलो भाई, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देकर चला जाएगा। रिमूवल, ऐसा कोई रिमूवल हटाने का तरीका है नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति के प्लेजर पर रहता है, प्लेजर ऑन द प्रेसिडेंट। अब याद रखना, जब तक ये राज्यपाल के पद पर है तो इसके खिलाफ नो केस,
कोई भी केस स्टार्ट नहीं होगा जब तक ये राज्यपाल के पद पर रहेगा। तो बहुत सारे लोग याद आते हैं और मुझे सबसे पहले एग्जाम्पल याद आता है शीला दीक्षित का। शीला दीक्षित के ऊपर जो है, शीला दीक्षित के ऊपर जो है यहाँ पर लगा हुआ है आरोप बहुत सारे केसेस का, बट उन केसेस को रिजॉल्व करने का प्रोसेस जो है वो राज्यपाल जब तक रहेगा शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, द पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ये कह रहे तुम्हारी पावर और फंक्शंस कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, क्या क्या, जैसे हमने किसका पढ़ा था, प्रेसिडेंट का, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर है, कुछ फाइनेंशियल पावर है, कुछ जुडिशियल पावर है। अब इनको कैसे सेटल डाउन करेंगे देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं द एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर आर, क्या क्या, सबसे पहले जितना भी कार्यपालिका काम होगा, जैसे राष्ट्रपति के नाम पे होता था ऐसे अब इसके नाम पे होगा। ही कैन अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर। अब याद रखना, मैंने यहाँ पे एक वर्ड याद लिखवाया था, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की नियुक्ति छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में होगी। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर की नियुक्ति होगी, सही बात। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और डिटरमाइन द सर्विस टेन्योर ऑफ द ऑफिस। अब ध्यान से सुनना, भारत के अंदर जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो प्रेसिडेंट के हों, चाहे वीपी के हों, चाहे वो स्टेट की किसी भी अथॉरिटी के हों, यानी सीएम के, गवर्नर के, अदर मेंबर के, इन सबका इलेक्शन कमीशन करवाता है। फिर हमने वर्ड लिखा स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये जब भी वर्ड आपके सामने आएगा ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका काम होता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन करवाना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन करवाना। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जहां पर स्टेट इलेक्शन लिखा है कि स्टेट के इलेक्शन ये करवाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवाएगा। वो किसका करवाएगा, लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवाएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसके हेड की नियुक्ति गवर्नर करेगा। बात समझ में आई, यस और नो? आ गया। उसके बाद हमने बोला कि पब्लिक सर्विस जो भी होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति ये करेगा। अब ध्यान से सुनना, हम बात करना चाह रहे हैं पब्लिक सर्विस की नियुक्ति ये कर रहा है, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस की नियुक्ति कौन करेगा, बताना मुझे। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति कौन करेगा, तो याद रखना प्रेसिडेंट करेगा। कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता क्या है, जब एक राज्य कहता है यार मेरे पे जो है टेस्ट नहीं लिया जा रहा, तो तुम ऐसा करो 3-4 लोगों को एक साथ जोड़ लो, 3-4 स्टेट को एक साथ जोड़ लो, तो 3-4 स्टेट का एक अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसको हम जेपीएससी का क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोल देते हैं। बोलो जी, बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलें। एक बार और बताऊं, देखो कोई राज्य है, मान लो पंजाब है, हरियाणा है, ये अभी बटा है। कब बटा है, मान के चलते हैं हम 1 नवंबर 1966 में बटा है। अब इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड किया गया। तो डिवाइड करने से क्या होता है, दोनों ना अभी तगड़े तौर पर तैयार नहीं कि अपने स्टेट का एग्जाम करवा सके। तो ये सेंटर से कहते हैं, सेंटर वाले बाबा मेरा गाना चला दो, हम ना ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन करवाना चाहते हैं कि हम आप ना एक ज्वाइंट पेपर ले लो दोनों स्टेट में, फिर हम अपॉइंट कर देंगे। तो ऐसे के अंदर इसका जो चेयरमैन होगा ना, ऐसे के अंदर जो इसका चेयरमैन होगा ना, उसको प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा। जब बाद में लोकल फील करें कि हाँ यार अब ठीक हो गया, तो अपना हरियाणा पब्लिक सर्विस अलग चला लेंगे, पंजाब पब्लिक सर्विस अलग चला लेंगे। तो लेकिन जब तक अगर ज्वाइंट होता है तो उसके अंदर प्रेसिडेंट उसका अध्यक्ष को चुनता है। सही है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन प्रपोजल, छोड़ दो। नेक्स्ट आओ, ही एक्ट एज अ चांसलर यूनिवर्सिटी। जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है उसका चांसलर, हाँ, यूपीएससी और जीपीएससी इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति चुनेगा। चांसलर यूनिवर्सिटी का हमेशा गवर्नर रहेगा, लेकिन वीसी की नियुक्ति ये कर देगा। वीसी कौन होता है, हम सब यूनिवर्सिटी में सुने वीसी की चलती है, तो वीसी का भी ऊपर कौन बैठा है, चांसलर बैठा है, जिसको गवर्नर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट, अब ये क्या करता है, हमने एक चीज प्रेसिडेंट में पढ़ी थी भाई, एक चीज सारे बच्चे पहले कमेंट करके बताओ, तुम्हारा कमेंट बहुत धीरे आ रहा है, तुम सबको समझ तो आ रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ, एक बार सारे बच्चे प्लीज मुझे बताएंगे, है ना? बहुत बढ़िया। पहली बार जो बच्चा आ रहा है वो भी प्लीज मुझे बता दे कि समझ में आ रहा है। थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, इसी का फास्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि ना पार्लियामेंट हमने एग्जैक्ट इसी, ठीक है जी, ये थोड़ा कम आ रहा है यार। मैंने वैसे बताऊं तुम लोगों को, शायद तुम रिलेट नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम पिछला नहीं पढ़ के आए हो। पार्लियामेंट जब मैंने कराया था, मैंने इसलिए बहुत ज्यादा होल्ड किया था क्योंकि पार्लियामेंट बिल्कुल पैरेलल चल रहा है हमारे किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। अब ये एक एक चीज हमने वहीं डिस्कस की थी, बस मैं प्रेसिडेंट को हटाकर ना गवर्नर बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट वही बोला था मैंने। क्या बोला था देखो, याद करो, जब भी कोई सरकार नहीं बनेगी तो राष्ट्रपति कहेगा आ जाओ आ जाओ। तो सेम कंडीशन में क्या हुआ, अब गवर्नर सम्मन करता है, प्रोरोग करता है जो भी स्टेट लेजिस्लेचर बनती है। एग्जैक्ट सेम बात ये प्रेसिडेंट को डिनोट की गई थी। हर एक पहला सेशन राष्ट्रपति बुलाता है, हर एक पहला सेशन राज्य के अंदर राज्यपाल बुलाता है। सही बात, एग्जैक्टली सेम। आगे आइएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर नॉमिनेशन की बात आती है तो 12 मेंबर नॉमिनेट करता है, कौन, राष्ट्रपति, राज्यसभा के अंदर। ठीक है, राज्यसभा के अंदर। सर ये टॉपिक फ्राइडे को भी पढ़े, बिल्कुल पढ़े थे यार, मैं तो इसके आगे चलने वाला हूं, लेकिन तुम यही रिलेट नहीं कर रहे, तो इसलिए होल्ड करना पड़ रहा है। नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर, 1/6 मेंबर इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोबारा सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने कहा प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ऐसे ही गवर्नर जो है 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है। पहले ये एंग्लो इंडियन को भी करता था, लेकिन अब वो एंग्लो इंडियन खत्म हो गया, तो इस आदमी का भी एंग्लो इंडियन खत्म हो गया।
एंग्लो इंडियन जो है इसका भी खत्म हो गया। तो बस इतना याद रखना, 12 मेंबर ये राज्यसभा में नॉमिनेट कर रहा है, 1/6 मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर रहा है। सही है, ठीक है, ये नन्ना सा पॉइंट हमने पढ़ा। आगे आ जाओ। अब गवर्नर क्या करता है मैंने ऐसे बोला कि कोई बिल आता है, राष्ट्रपति कोई बिल आता है, राष्ट्रपति उसको साइन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। गवर्नर के पास भी ताकत है कि गवर्नर भी, अगर मान लो कोई बिल इसके पास आए, इसने भी साइन करके भेज दिया, साइन किया, भेज दिया, ये भी क्या करता है, किसी बिल को होल्ड कर सकता है, ये भी क्या करता है, किसी बिल को होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर कोई बिल इसके पास आता है, अगर ये वापस भेज देता है और दोबारा इसके पास आ जाए तो ये मना नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर अगर ये एक बार वापस करे और दोबारा इसके पास आ जाए तो ये आगे जाके राष्ट्रपति को भेज सकता है। ये एडिशनल ताकत आपको याद रखनी है। आर्टिकल नंबर 202 देखो, साइन कर सकता है, रोक सकता है, रिटर्न कर सकता है और बिल्कुल रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। ये एडिशनल पॉइंट मुझे याद करना है। राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई नहीं है जिसको कहे यार मैं अपना बिल भेज रहा हूं, वो तो कोई बंदा नहीं है। तो अगर कोई बंदा है नहीं तो रिजर्व करके करेगा क्या, तो कहेगा चलने देगा, ठीक है। उसके बाद ही कैन प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस विद द स्टेट इज नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस हमने दोनों में देखा था, व्हाट इज ऑर्डिनेंस, यहां देख लो सर। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि जब हमारे सेशन में हमारे सदन ना बैठे हो, जब सेशन में हमारे सदन ना बैठे हो तो नहीं बैठे तो क्या करें, एंजॉय करो। तो सेशन में जब ऑर्डिनेंस में कोई नहीं बैठा होगा तो प्रेसिडेंट और राज्यपाल अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके एक एक्ट ला सकते हैं, एक एक्ट ला सकते हैं। अब ये लोग एक्ट लेके आएंगे तो ये एक्ट कब तक वैलिड रहेगा, 6 महीने तक। और जब सदन दोबारा आके बैठेगा तो 6 हफ्ते का टाइम इसको फिर मिलेगा। तो 6 महीना 6 हफ्ते का टाइम मैक्सिमम होता है ऑर्डिनेंस का। मुझे पता है जिस लोग ने पहली बार समझा वो फिर दिक्कत कर रहा है। एक बार आ जाओ, गवर्नर और एलजी एक जैसे हैं क्या, नहीं यार, गवर्नर एलजी में फर्क है थोड़ा। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एलजी है, नीचे सरकार है ही नहीं, तो एलजी करता धरता है पूरे राज्य का। लेकिन जिस राज्य के अंदर गवर्नर है तो वो एज अ रबर स्टैंप है, काम सीएम करेगा, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस वाला कितने को समझ नहीं आया, ऑर्डिनेंस वाला पॉइंट कितने लोगों को समझ नहीं आया है, कोई शर्माना नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया, इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है, ठीक है, नहीं है कोई बात, समझो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं साल में ना 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। बजट, मॉनसून और विंटर, ये 3 तरह के सेशन, सत्र बोलते हैं इसको। लेकिन हम मैक्सिमम सेशन 3 कर सकते हैं, मिनिमम सेशन हम लोग 2 कर सकते हैं। ये हमारी जगह फिक्स है कि मिनिमम 2, मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 3। और 2 सेशन के बीच का जो अंतर होता है वो 6 महीने का अंतर होता है मैक्सिमम। तो मैं कहूँ मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 सेशन के बीच में जो रहती है वो 6 महीने की रहती है। लेकिन यहाँ पर जब सेशन बंद हुआ तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई कानून अभी लेके आना है और बहुत जरूरी है, तो वो कानून लेकर आएगा और 6 महीने तक वो कानून चलेगा। इसी तरह के कानून को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। ऑर्डिनेंस चला, अब सेशन दोबारा शुरू हो, क्योंकि 6 महीने का मैक्सिमम टाइम है। जब सदन दोबारा स्टार्ट हुआ ना तो इन लोगों को ये एक्ट एज अ बिल की फॉर्म में दिया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड बिल? जब तक कोई चीज सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, इनके अंदर बात चल रही है और गवर्नर और राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, वो बिल होगा। जैसे ही वो बिल इनके पास आएगा और ये साइन करते हैं तब वो जाके एक्ट बनता है। तो मैं कह रहा हूँ शुरू में वो ऑर्डिनेंस बनाया था वो एक्ट था, उसको दोबारा बिल की फॉर्म में यहाँ भेजेंगे। अगर सदन ने ये कहा कि जो ऑर्डिनेंस बनाया गया वो ठीक है तो ये उसको 6 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम होता है, 6 हफ्ते में उसको पास करके देंगे और गवर्नर दोबारा साइन करेगा, राष्ट्रपति दोबारा साइन करेगा और वापस से वो कानून बन जाएगा। हो सकता है ये उसको कैंसिल भी कर दें, अगर इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया तो वो एक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम टाइम 6 महीना तो है ही है, साथ में 6 हफ्ते का भी दिया जाता है, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस। बोलो अध्यादेश समझ में आया? आर्टिकल नंबर 123 फॉर राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 213 फॉर राज्यपाल। बोलो जी अब क्लियर है सबको? देखो ऐसे इसमें कोई घबराने या शर्माने वाली बात नहीं है। कभी कभार चीज नहीं आती समझ, रिकॉल नहीं होती, दोबारा पूछ लिया जाए, ठीक है। मुझे उसका कोई शौक नहीं कि मुझे सिलेबस पूरा करना है। मैं फिर बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, मुझे सिलेबस कंप्लीट करने का शौक नहीं है। मैं जो करवा रहा हूं वो आपको याद रहना जरूरी है, ना कि मैं बस सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। आज तक मेरा ये असूल रहा, आज तक मेरा ये रूल रहा, मैंने जितने भी बैचेस करवाए, तुम किसी बच्चे से पूछ लेना, वो बैच अपने निर्धारित समय से ज्यादा जाते हैं। देखो आज के सेशन का हिसाब मैंने ये लगाया था कि मैं लेजिस्लेटिव पूरा कर दूं, लेकिन नहीं भी होगा ना तो मेरा मतलब ये नहीं कि इसको मुझे जल्दबाजी में एंड करना है। एंड करके देखो, एंड करके हमेशा टीचर को फायदा रहता है, क्योंकि मेरा सिलेबस जल्दी पूरा होगा, मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा भाई तुम्हारा सिलेबस धीरे क्यों जा रहा है, या तुम जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो, या क्लासेस ज्यादा क्यों ले रहे हो। मुझे लगता है कि जिसके लिए मैंने ये बैच निकाला, अगर वही बच्चा उससे रिलेट नहीं करेगा, अगर वही बच्चा उससे सीखेगा नहीं, तो मेरा पढ़ाने का फायदा क्या? ठीक है। तो मैं बार बार कहता हूँ एकदम पढ़ते वक्त बेशरम बन जाओ, बस मुझे गालियां मत दो, इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी पूछो तो चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? पूछना ज्यादा जरूरी है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये बात एकदम लॉजिक है। अगर शर्म करके मुंह दबा के बैठे, तुम्हें कौन जानता है यहाँ, नाम मेरा जीरो है, नाम मेरा सौरभ है, क्या क्या कर लोगे? नहीं आ रहा समझ सर प्लीज बताने इसका मतलब क्या? मैं बता दूं, कोई हंसने शर्माने घबराने कोई बात नहीं, सब नलायक है यहाँ, ध्यान रखो। मैं पूछ रहा हूँ, बात खत्म, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट आता है हमारे पास
गवर्नर की फाइनेंशियल पावर। फाइनेंसिस का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल पावर का मतलब क्या होता है? देखो, फाइनेंशियल पावर का ये मतलब होता है कि देश में जितना पैसा आता है, जितना सब कुछ आता है, उस पैसे का देखा जोखा जो है वो राष्ट्रपति करता है। ऐसे ही राज्य के अंदर भी तो पैसा आता है ना, तो उस राज्य का पैसा कौन संभालेगा? उस राज्य का पैसा जो है फाइनेंस जो पूरा डिपार्टमेंट है वो राज्यपाल देता है। कैसे? देखो, हमने कहा था केंद्र की बात है, तो केंद्र में बजट आता है तो बजट सबसे पहले राष्ट्रपति दिखाया जाता है। राष्ट्रपति भाई साहब देखना बजट, तो वो कहते हैं हाँ यार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो राज्य का भी आएगा, वो गवर्नर देख लेगा। ठीक। मनी बिल हमने पढ़ा था कि स्पीकर जो डिसाइड करता है कि कोई भी मनी बिल है या नहीं, और ये प्रेसिडेंट को प्रायर परमिशन के लिए भेजता है कि राष्ट्रपति साहब मैं एक बिल लेके आ रहा हूँ जो मनी बिल है। सेम इसी कंडीशन में अगर राज्य की विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो वो भी राज्यपाल के पास पहले भेजा जाता है। ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट फॉर रिकमेंडेशन। डिमांड ऑफ ग्रांट का मतलब क्या? हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। तो अगर हमको पैसा चाहिए होगा ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अनफोर्सीन एडवांटेजेस के लिए, मतलब कोई आपदा आ गई, प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो रहा है, ये अनफोर्सीन का पैसा कहां से निकलता है बताना? मनी बिल क्या पैसे से रिलेटेड होता है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मनी बिल जो है वो पैसे से रिलेटेड होगा। मैं इसको दोबारा बताता हूँ, देखो समझो। हमारे पास ना 3 तरह के फंड है। एक फंड को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, पहला। दूसरे फंड को बोलते हैं कंटेंजेंसी फंड, और तीसरे फंड को बोलते हैं पब्लिक अकाउंट फंड। जो भी सरकारी तनख्वाहें निकल रही हैं, जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, वो कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा। ठीक है, यानी यहां से निकल रहा है सरकारी तनख्वाहें, और इनके अलावा जो पैसा बच जाए वो इसके अंदर जाएगा, 266 क्लोज 1। लेकिन ये कह रहा है कभी भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो कह रहे इन सब का मामला कौन देखेगा? कंटेंजेंसी फंड का मामला कौन देखेगा? ये देखता है राष्ट्रपति या गवर्नर। ये कहते हैं पैसा रिलीज करो। मान लो बाढ़ आ रही है, तो पैसा कहां से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। तो इसका मतलब ये अनफोर्सिन, जिसको हम लोग पहले से नहीं देख सकते, एकदम रैंडम आ रहा है, वो ये होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं? फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280। इस फाइनेंशियल कमीशन का काम क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं, कह रहे इन टैक्सेस को डिवाइड कैसे करोगे? कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, कैसे करोगे डिवाइड? तो कह रहे बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो टैक्सेस के लिए आर्टिकल नंबर 280 जो है आपको इस्तेमाल करना। क्लियर है? समझ गए? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 आ गया। अब आता है पार्डन पावर। पार्डन पावर मैंने तुमको पहले बता दिया, आर्टिकल नंबर 161 और आर्टिकल नंबर 72। 161 और 72 आपको याद रखना पड़ेगा। ये पार्डन पावर थी, पार्डन को क्षमा करने की शक्ति। मैंने कहा सब कुछ क्षमा ही कर दो, सब कुछ क्षमा कर दो, सिवाय मैंने क्या कहा, अगस्त 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया कि राज्यपाल जो है वो पार्डन प्रिजनर इंक्लूडिंग डेथ रो को देख सकता है। हर तरह की एवरी क्षमा करने की शक्तियां, एवरी पार्डन पावर सेम है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, बराबर है। एक्सेप्शन एक मैंने बोला था, वो एक्सेप्शन क्या होगा? एक एक्सेप्शन बोला था भाई ये नहीं होगा, बाकी सारे सेम है। कौन सा था वो? डेथ का तो हो गया ना, डेथ का तो अगस्त 2021 में शामिल कर दिया, पहले नहीं था लेकिन बाद में शामिल किया। पहले गवर्नर किसी भी आदमी को डेथ से फ्री नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता है। तो अब एक ही ऐसी शक्ति बची एक्सेप्शन जो सेम नहीं है, उसे बोलते हैं हम मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब है जहां पे आर्मी का लॉ लगा होगा, वहां पर अगर किसी को रिहाई की उम्मीद है, किसी को सजा कम चाहिए, तो राष्ट्रपति से अपील करेगा कि सर मेरी सजा कम करवा दो, बस। गवर्नर से अप्लाई नहीं कर सकता। गवर्नर कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ये मेरी ताकत से परे है। ठीक है, तो अगर मार्शल लॉ को छोड़ दूं तो इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे तुम्हारी पार्डन करना हो, रिप्राइव करना हो, रिस्पाइट करना हो, रिमिशन करना हो, कम्यूट करना हो, तो वो सारा कुछ कर सकता है, सिर्फ मार्शल लॉ को नहीं देख सकता। आगे चलूं, अगला पॉइंट नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है हमारे चीफ मिनिस्टर के बारे में। अगर मैं तुमसे चीफ मिनिस्टर कहता हूं, चीफ मिनिस्टर जो है वो डी फैक्टो है, ठीक है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ये बात हमको समझ में आ गई। तो हमने पहले क्या लिखा कि गवर्नर इज डी जोर, चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डी फैक्टो बोला जाता है। अदर वर्ड्स में कहूं, हेड ऑफ स्टेट गवर्नर होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर होगा। तो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन वो सेम है जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन केंद्र के अंदर होती है। सही बात? आ गया हो सर। अब आर्टिकल नंबर 163 मैंने देख लिया था, काउंसिल का कर्तव्य बनता है कि एडवाइस करे गवर्नर को हर एक डिसीजन में। आर्टिकल नंबर 164 में ये बोला गया था कि यहाँ पर गवर्नर की ड्यूटी बनती है, गवर्नर का काम बनता है कि वो चीफ मिनिस्टर और अदर जितने मिनिस्टर उन सबको अपॉइंट करे। सही बात है। अगर मैं ये कहता हूँ जो भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे, जो भी काउंसिल के मिनिस्टर्स होंगे, मंत्रिमंडल होगा, वो हमने क्या पढ़ा है कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजन को ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट 2003 के थ्रू, जहां पे नंबर ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर इट शुड नॉट बी लेस देन 12। कई स्टेट के अंदर जो टोटल स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है, के अंदर 15% तो होगा ही होगा, लेकिन 12 से कम भी नहीं होगा, 12 से कम नहीं होगा। इसको जोड़ा गया किसे? 91st अमेंडमेंट के थ्रू। दोबारा बोलता हूँ, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर अदर जितने भी लोग हैं सबकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम करेगा। ये कह रहे जब भी तुम मंत्रिमंडल बनाओगे, मंत्रिमंडल 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी स्टेट के अंदर अगर नंबर ऑफ परसेंटेज लोग ही कम है तो वहां पे 12 से कम मत करना।
मगर मान लो लोग ही इतने नहीं है कि उसका 15% इतना बन रहा है कि 12 भी ना बने, तो कह रहे 12 कम से कम करना पड़ेगा। ठीक बात है, क्लियर हो गया। आगे चलूं मैं, नेक्स्ट आ जाएगा। फिर आता है 167। 167 क्या होता है? ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वो किसको बताएंगे? वो हमारे गवर्नर को बताएंगे, बस इतना याद रखना। कम्युनिकेट करेगा सारे डिसीजन, फर्निश करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन, ये सब किसको करेगा? चीफ मिनिस्टर को करेगा। डन। आर्टिकल नंबर 167, मैंने कहा था आर्टिकल नंबर 88 के अंदर, जहां पर हमने अधिकारों के बारे में पढ़ा था कि अधिकार होता है किसका? हमारे मिनिस्टर्स का, मंत्रियों का, प्लस अटॉर्नी जनरल का। ये आर्टिकल नंबर 88 में हम लोगों ने पढ़ा अधिकारों के बारे में। तो सेम ऐसे कुछ अधिकार हमें राज्य के लिए एडवोकेट जनरल और मंत्रियों को दिए जाते हैं, वो आर्टिकल होगा 177। बोलो भाई जुबा केसरी। आगे चलो, नेक्स्ट हमने ये वाला सारे पॉइंट देख लिए, 163, 164, 167, 166, इसको हटा दो, यहाँ पे 165 ऐड कर लो, और 177 ये राइट्स के बारे में। अब यहां तक मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं बढ़ने जा रहा हूँ, ये सब में पढ़ चुके हैं। गवर्नर को बोलते हैं डी जो, रियल बोलते हैं डी फैक्टो। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? देखो, हमने एक वर्ड पढ़ा था, व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस चीज से मिलकर बनी होती है? तो पार्लियामेंट बनने का हम कहते हैं लोकसभा, हम कहते हैं राज्यसभा, हम कहते हैं प्रेसिडेंट। यही तीन चीज तो मिलकर राष्ट्र किसको बनाते हैं? पार्लियामेंट को बनाता है। तो ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर कौन बनाता है? इनका लोअर हाउस, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे है पार्लियामेंट और यहां पर है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर। तो सबसे पहले पार्लियामेंट किस किस से मिल गया? लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा आ गया प्रेसिडेंट। सेम कंडीशन में यहां पर क्या होता है? विधानसभा, विधानसभा, जिसको हम प्यार से लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल देते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोल देते हैं। फिर आता है हमारे पास विधान परिषद, विधान परिषद, यहां पर हम बोल देते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर आता है हमारे पास यहाँ पे गवर्नर, और यहाँ पे आता है प्रेसिडेंट। तो ये तीनों चीज मिलकर पार्लियामेंट बनाएगा, ये तीनों चीज मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। बोलो भैया, क्लियर एकदम। वही अगर मैं बात करता हूं यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब आप लोग बताओगे सर मैं नहीं बताऊंगा, प्लीज थोड़ा सा आप लोग हाथ पैर चलाओ अपने। यहाँ होता है स्टेट लेजिस्लेचर। अब आप लोग लिख के बताओ कि मैं समझू कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज एक बार ट्राई करिएगा, गलत सही मैं ठीक करने को हूं ना, तुम ट्राई तो करो। चलो, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या आता है एक बार ट्राई करिएगा, एक बार नाम लिखने की कोशिश करो। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट, मयूरी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, sir, as I am new, I have only completed starting to recording and really everything was clear, sir. I was them and made short notes and I am glad that you made me understood and learn all the dates mentioned in those two classes. Currently I am getting a little bit problem in live class as I am not able to relate the things because I haven't attended all the previous classes. Sir, I will complete all the previous classes within 1 hour and shortly things to make more clear. अब एक काम करना इशिका, आज ना स्टेट लेजिस्लेचर खत्म हो रहा है, दिस टॉपिक विल बी एंड हेयर ओनली। इसके बाद से जितने टॉपिक होंगे वो पिछलों से रिश्ता नहीं होगा, मतलब जो भी पहले हमने क्लासेस की उनसे लेना देना नहीं होगा। तो उनको आप सैटरडे संडेज में कंप्लीट करें, और जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उस लाइव क्लास को लाइव करें, तब आप ज्यादा रिलेट करोगी, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो रिकॉर्डिंग जो है, बहुत सारे बच्चे जो मुझसे बाद में कनेक्ट हुए हैं वो बाद में करते हैं, लेकिन कोशिश करो कि आप लाइव क्लास अटेंड करोगे। लाइव क्लास में बच्चे को ना कोशिश करता हूँ कि उसका डाउट वहीं के वहीं क्लियर करें। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, पार्लियामेंट की 3 क्लासेस हुई, उन 3 क्लासेस को कर लो बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। इसीलिए लग रहा है, और मैं अभी बता रहा हूं मैं बहुत स्लो चल रहा हूं एज कंपेयर टू, मैं इसको बहुत जल्दी खत्म करता क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में बहुत टाइम दिया। फिर भी मैं कह रहा हूं एक बार आप पार्लियामेंट वाला टॉपिक करके देन ये टॉपिक करना तो मोर क्लियर होगा। लेकिन कल परसों से नए टॉपिक शुरू है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी शुरू होगा, वो उससे लेना देना कोई नहीं। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होगा, पंचायती राज होगा, म्यूनिसिपैलिटीज होगा, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। पहला प्रेसिडेंट है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर होगा, तीसरा वीपी होगा, चौथा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, और पांचवा जो होगा वो अटॉर्नी जनरल होगा। ये यहाँ पे बना मामला। यहाँ पे आएगा सीएम, यहाँ पे आएगा गवर्नर, वीपी नहीं होता यहाँ पे आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और क्या आएगा? एडवोकेट जनरल। ठीक है यार, बाकी किसी बंदे को ऐसी कोई प्रॉब्लम की रिलेट नहीं कर पा रहा हो तो लेट मी नो। ठीक है, लेट मी नो, एक स्पेशल क्लास ले लेंगे दोबारा से। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, ये हमारे सारे पार्ट हो गए। आर्टिकल नंबर 168 से लेकर आर्टिकल नंबर मतलब पार्ट 6 तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डील करते हैं सारे प्रोविजन जो भी स्टेट लेजिस्लेचर से जुड़े। ठीक है जी, आ गया। अब हम आते हैं स्टार्टिंग वाले पेज पे। अब एक मोटा मोटा सा रिव्यू करते हैं। आर्टिकल्स में कल देखता हूँ, कल मुझे इसका पार्ट 3 लेके आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो जी, अब समझते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली समझने की कोशिश करें। देखो, मैं ये कह रहा हूं, जैसे हमारे पास एक तरफ होती है लोकसभा और होती है राज्यसभा, ये 2 चीजें होती है ना, ऐसे ही राज्य के अंदर एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधान सभा बोलते हैं, और एक होती है विधान परिषद। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, देखो ये दोनों हाउस तो होते ही होते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि हम सेंटर के अंदर बोलते कि राज्यसभा नहीं,
लेकिन इन दोनों के अंदर से बहुत सारे राज्यों में काउंसिल जो है, जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद, ये नहीं होता। ऐसी बात है ना। तो मैं कहता हूँ ये विधान परिषद जो है भारत के कुल मिला के 6 राज्यों के अंदर पाई जाती है। इन 6 राज्यों में जब ये पाई जाती है, इसी को हम बाई कैमरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई कैमरल या द्विसदन जिसको बोलते हैं। ठीक है, हर राज्य के अंदर ये वाला आइटम नहीं होता। तो ये वाला आइटम किन किन राज्यों में, जैसे यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है। तो कुछ इन राज्यों के अंदर हमें 2 सदन मिलते हैं, बाकी सब में तो नहीं मिलते। अब सवाल ये आता है इन सदनों को क्यों लाया जा रहा है और क्या ऐसा सोचा इन्होंने कि लाने का। देखो, कोई राज्य ऐसे कहता है कि मेरे पास ना बहुत सारा काम हो गया, बहुत सारा काम हो गया और मुझे दूसरा सदन चाहिए। उसने कहा ठीक है। तो कह रहे दूसरा सदन जब मैं क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं अपने सदन से एक रिक्वेस्ट भेजता हूं फॉर दूसरे सदन के लिए पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट चाचा मेरे को एक सदन दे दो। अब ये नए सदन की नियुक्ति जब होती है तो वो आर्टिकल याद रखेगा 169 में, अगर मुझे दूसरा सदन चाहिए तो। अब डिफरेंस क्या है सर? ये दूसरा सदन लगभग हम राज्यसभा के बराबर ही बात कर रहे हैं ना, कि जैसे पार्लियामेंट के पास राज्यसभा है तो इनके पास अपना सदन ये वाला होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं लोकसभा को कंपेयर करूं तो मैं कंपेयर करता हूं लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, विधानसभा के साथ। लेकिन वही मैं राज्यसभा को अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो मैं इसको कंपेयर किसके साथ करूं? तो मैं इसको करता हूं विधान परिषद के साथ कंपेयर। सही बात। ये लोगों के द्वारा चुना जाता है, ये चुने हुए में से लोगों को चुना जाता है, ये भी चुने हुए में से चुना जाता है। तो ऐसा कुछ है। लेकिन चीज वर्ड का ध्यान रखना सर, जो राज्यसभा होती है ना, ये एक परमानेंट हाउस होती है, मतलब इसको किसी भी सिचुएशन में आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये बात एकदम सच है। लेकिन वही मैं बात करता हूँ, यहाँ के मेंबर का जो टर्म होता है, यहाँ के मेंबर जब आते हैं तो उनका टर्म जो होता है वो 6 साल का होता है। यहाँ का सदस्य बनने के लिए कम से कम आपको 30 साल की उम्र तो लेकर आनी होगी, ये क्राइटेरिया है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहली बात, ये परमानेंट हाउस नहीं है, नो परमानेंट हाउस। इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, यस, इसको हम क्या कर सकते हैं। अब ना एक चीज ध्यान रखो, एक होता है डिसॉल्व, इसको वर्ड यूज करो, या तो होगा एबॉलिश, खत्म, या होगा क्रिएट। ये वर्ड अगर मैंने लिखा है डिसॉल्व तो इसको वैलिड नहीं करें। डिसॉल्व क्या होता है? कुछ समय के लिए भंग करना। लेकिन या तो ये सदन बनेगा या ये सदन नहीं बनेगा, ये बीच वाला मैटर नहीं होगा। दोबारा समझाता हूं, मैंने कहा राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, 6 साल के लिए आदमी 30 साल का टर्म लेके आते हैं। नॉन परमानेंट हाउस या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, या तो उसको बना लो या उसको बिगाड़ दो। आप लोग उसको बीच में भंग नहीं कर सकते, यार अगले साल फिर ले आएंगे, वो वाला काम नहीं होगा। अगली बात, यहां पर भी जो सदस्यों का टर्म होगा वो 6 साल का होगा, और यहां पर भी अगर किसी को मेंबर बनना है तो मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर्स आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। इतनी सी बात बोलो, समझ में, बहुत इजी वे में बताया मैंने, बहुत एकदम लल्लू प्रसाद यादव। ठीक है, इसी का समझ में आया? बढ़िया, ठीक है, ओके। अब वापस आ जाओ। अब हम कह रहे हैं कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली हमने बनाई जहां पे लोग डायरेक्ट चुने जाते हैं एज अ लोकसभा बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? वोटर्स जिनकी एज 18 साल या 18 साल से ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं कि दे आर वोटिंग इन अकॉर्डेंस टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक बात। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा है, 60 मेंबर से शुरू होती है और 500 मेंबर तक जाती है। अपनी लोकसभा की तो फिक्स है ना कि 552 सीट मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, किसी स्टेट में लोग कम है, किसी स्टेट में लोग ज्यादा है। तो कह रहे मिनिमम 60 रखो और मैक्सिमम जो है 500 रखो। सर टाइम ओवर हो गया, क्लास बंद हो जाएगा। ऐसा क्लास बीच में रुक जाता है क्या? अच्छा, यहीं पे रोक दूं फिर मैं? यहीं पे रोक देते, एक और पार्ट कर लेते कल इसका। ठीक है, अब बताओ, सेशन में मजा आया? सेशन मजा आया? यार देखो, मैं सिखाता हूं तो तसल्ली सिखाता हूं, पूरा एकदम मेरा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मजा आ गया? अब इसको हम कल करते हैं भाई। देखो, मैं सेशन तुम्हें ऐसा करा दूंगा, तुम्हें स्टेट का कोई एग्जाम हो तुम फोड़ के आओगे अगर तुमने ईमानदारी के साथ मेरे से सेशन किया तो। ठीक है, पिछला टॉपिक करो। अच्छा ठीक है, चलो, सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आप लोगों से कल सेम टाइम। ठीक है, कल मैं कोशिश करूंगा 8:30 बजे क्लास ले लूं, 8:30 बजे ही क्लास ले लूं, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए टॉपिक कवर करने के लिए, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हाँ, 4 बजे मेंस में मिलते हैं, 4 बजे मेंस क्लास मिलते हैं। चलिए बाय बाय। सर पर इतना धीरे धीरे चलेगा तो कोर्स कभी नहीं कंप्लीट होगा। होगा जो टाइम दे रखा है उसी पे होगा। 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष चुने गए। नहीं, उसको दोबारा आप ये ढूंढ रहे होगे ना कि पहले अध्यक्ष कांस्टेंट असेंबली के कौन बने, तब आपका आंसर आएगा। आपने पूरा नहीं लिखा हुआ, इसलिए। चलिए ठीक है जी, तो आप लोगों से मुलाकात कल करते हैं। कल कोशिश करूंगा, अगर कुछ चेंज हुआ, अच्छा फिर भी कहता हूँ डाउट आउट रहता है
तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, @dSharma030+, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं प्लस की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। 4 बजे मिलते हैं लक्ष्य बैच में। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।